लास्ट में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी नहीं आए, जस्ट वो मैं एग्जांपल एक बताया था, ईएम ऑफ द सेल, राइट। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में EMF ऑफ द सेल, जिसको हम लोग ई सेल भी लिखते हैं, राइट, और जिसके लिए हम लोग किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट? सर कैथोड का और एनोड का, नहीं, क्योंकि अगर मेरा बैटरी सही से काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिस वन शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस वन शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, इज इट करेक्ट? और और उसका हिंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक जगह का मैंने हिंट लिया है। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q, इसका मैं हिंट लिया हूँ, ओके ना। तो एक्चुअली यहाँ से EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन, बोल तो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेरी गुड, concentration ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, एंड प्रेशर इफ गैसेज आर इन्वॉल्व, इज इट राइट? देखिए चीज़ों को ऐसे कलेक्ट कीजिए, हम लोग सोचते हैं चलो किसी चैप्टर का सोचते हैं, अच्छा एक ही चैप्टर से छोड़ते हैं, इसका उल्टा सोचिए, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, अच्छा आइसोटोपी से एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से ऐसे कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो भाई देखते देखते 20 क्वेश्चन बन गया। और केमिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चन लेट अस सपोज, तो ऐसे करके हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन का होप करके, और एक अच्छा ये चैप्टर कवर होगा तो एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे चीज़ें कलेक्ट होता है, मार्क्स ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, जिसे हम लोग कहावत सुनते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही मार्क्स का भी होता है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मान लेते हैं कि अगर Q का वैल्यू 1 हो जाए, Q का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो उस टाइम पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाँ या ना? यस। और सर Q का वैल्यू 1 कब होगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स 1 m, 1 मोल पर लीटर, राइट? भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब 1 हो जाए तो 1 का कितना भी पावर दीजिएगा 1 ही होगा ना। इसलिए इसका मतलब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर 1, या इफ प्रेशर व्हेन गैसेज आर इन्वॉल्व बिकम्स 1 atm, तो नाउ रिएक्शन क्वोशिएंट बिकम्स 1, तो log 1 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, राइट? तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ से डिपेंड्स ऑन दिस, तो यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आ गया, इफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर जहां भी बोलेंगे तो सोचिए गैस अगर है तो, राइट, एंड टेम्परेचर is keeping constant for a given
सेल, तो अरे जिस पे डिपेंड करता है उसी को कांस्टेंट कर दिए, तो नहीं लगता कि आपका बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल देगा? देन ई सेल इज कांस्टेंट, इज इट राइट? भाई ये फार्मूला का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। फॉर ए गिवन सेल ई नोट तो फिक्स वैल्यू रहेगा और वेरिएबल का नाम पे टी था और क्यू था, राइट? और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया और क्यू को भी कांस्टेंट कर दिया, करेक्ट ना? सर क्यू कैसे कांस्टेंट? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन और क्यू के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर था, उसको टाइम के साथ कांस्टेंट अगर बोल रहे हैं तो ए टर्म जिसके वजह से वो वेरिएबल था, देखिए ये तो बहुत सिंपल सा बात है, जिस पे डिपेंड करता है उसी को अगर आप कांस्टेंट कर दिए तो नहीं था कि ये आपका सेल कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एवरीवन व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? अभी आप 12th का एग्जाम में बैठने भी वाले थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन हाइड्रोजन होता है। कंडीशन पूछ रहे हैं, आप एलिमेंट का नाम ले रहे हैं। स्टैंडर्ड, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है 25 डिग्री सी, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 25 डिग्री सी, मतलब 298 केल्विन, इज इट राइट? एंड कॉन्सेंट्रेशन of all electrolyte, let me finish up now, all electrolyte is 1 m, is it right? and प्रेशर का बात तब करेंगे जब गैस इन्वॉल्व रहेगा। प्रेशर इज 1 atm if gases are involved, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन। तो सर एक कंडीशन जब फॉलो कर लीजिएगा तो पूरा टर्म तो जीरो ही हो जाएगा ना। ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो जो ई सेल का वैल्यू रहेगा वो ई नोट सेल के बराबर रहेगा, राइट? इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हम लोग को एट स्टैंडर्ड कंडीशन at a standard condition EMF of cell, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास असाइनमेंट भेजेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 असाइनमेंट रहेगा, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू करूंगा उसका 2 असाइनमेंट रहेगा, क्लास होम, क्लास असाइनमेंट और होम असाइनमेंट। जो भी अपने रेस्पेक्टिव नियर बाय में जहाँ भी प्रिंटर है वहाँ से हार्ड कॉपी लेकर रखना है, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी से स्पीड स्लो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ना। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। तो आज के बाद स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो EMF मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल और डिनोटेड बाय ई नोट सेल, राइट? लिख लीजिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसका मतलब यस, हाँ, इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड, जनरली हम लोग प्रेशर किसको लेते हैं? जब गैस इन्वॉल्व रहता है तब उसका प्रेशर को काउंट करते हैं, ओके? आएंगे इस पे, बहुत आएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन है।
तो स्टैंडर्ड कंडीशन सबके दिमाग में आ गया कि सर टेम्परेचर 25 डिग्री सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट 1 m, प्रेशर 1 atm अगर गैस रहेगा तो, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो भी वैल्यू मिलेगा, जो ईएमएफ ऑफ द सेल मिलेगा, उसका नाम रहेगा ई नोट सेल। इज इट राइट? वजह सर ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल। बोलिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड कितने टाइप का? दो टाइप। कौन कौन सा? कैथोड एंड एनोड। वेरी गुड वेरी गुड। और एनोड का जो पोटेंशियल रहेगा उस तो एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? तो भाई जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ का पोटेंशियल का नाम आज के बाद बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज इट राइट? ये तो बनता भी है ना बोलना। किसी प्लेट पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ का पोटेंशियल का नाम दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेते हैं? एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठीक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हो गया, लेकिन कोई एक लाइन में किसी को समझाना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एक लाइन का डिफिनेशन नहीं रहेगा कि एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? कितना उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का है उसको ही हम लोग किससे देखते हैं? मान लेते हैं कि आपके यहाँ देखिएगा सब लोग, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरे पास दो टाइप का एनोड है, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है प्लीज़। मेरे पास टाइम कम है और आपके पास भी क्रैश कोर्स में टाइम कम है। इसे प्रॉपर डिसिप्लिन, जब कुछ क्वेश्चन बोलना रहेगा अनम्यूट कीजिएगा, उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा। मेरे पास अगर दो एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट दिया हुआ है। अब तब आपसे पूछा जाएगा कि किस एनोड पे ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। तो भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड, राइट? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इज राइट? और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा मतलब उस प्लेट को इलेक्ट्रॉन लूज करने का चांस ज़्यादा रहेगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन यही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, करेक्ट? अब एक मिनट भाई, एनोड पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोडिक कंपार्टमेंट, और एनोड का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एनोडिक कंपार्टमेंट का मतलब नहीं रहता कि सर हम लोग एलएचई का बात कर रहे हैं, हाँ या ना? यस। और आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ रहता है? वेरी गुड, जैसा काम उसका उल्टा नाम। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का नाम रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? जिसका ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट उसी का नाम रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या सही बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लाइफ के लिए। तो बोलिए, एजेंट खुद के लिए काम करेगा या दूसरे के लिए? वेरी गुड। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब किसी दूसरा का जो रिडक्शन रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, करेक्ट? एक मिनट, तो जिसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी, अब एकदम पूरा ध्यान सुनिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा तो सामने वाला को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा फोर्सफुली, करेक्ट? बिकॉज रिडॉक्स का एक थ्योरी का फंडा है
कि टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? और नहीं अगर ऐसा होगा तो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। कभी कभी देखते हैं कहीं पे शॉर्ट सर्किट लगता है तो कहीं कहीं का वायर मोटा हो जाता है, वजह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाकर एक्युमुलेट कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी तो मास है, उसमें भी तो मास है, मास गेन कर लेगा वहाँ पे, राइट? एनीवे, तो एक्चुअल में अब यहाँ देखिए कितना बढ़िया बात हो गया। दो में आप इसको लिखना नहीं है, हम लोग क्या होता है ना, छोटा छोटा बात सोचते हैं, अच्छा ये तो छोटा बात है, ये तो छोटा बात है, भाई उसके अंदर ही डेप्थ होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द पैरामीटर ऑफ व्हाट, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर किसका रहेगा? रिड्यूसिंग पावर का मतलब किसी को रिड्यूस करने का पावर, राइट? और रिड्यूस करने का पावर किसके पास रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के पास रहेगा, राइट? इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग एजेंट का होता है, इज इट राइट? अब बोलिए, यहां देखिएगा टेंडेंसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं लिखवा दूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब उसको दूसरे को रिड्यूस करने का भी पावर ज़्यादा। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मैंने सही बोला? तो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। दो प्लेट का, दो अलग अलग एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा और तब दोनों का रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर पूछा जाएगा, निकाल लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ losing the electron is called ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अतः प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए टेंडेंसी ऑफ losing the electron directly proportional to reducing power of reducing agent। और अभी जस्ट बोले हैं टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एवरीवन, अगर कुछ ऐसा मैथमेटिक्स में मिले कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं बी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, बहुत काम में आएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरा आवाज़ जा रहा है सबको? वीडियो दिखाई पड़ रहा है?
पढ़िए क्या लिखे हैं, कौन सा लाइन? टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर मिला देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट राइट? इसका मतलब किसी भी दो अलग अलग एनोड हाफ सेल का, हाफ सेल मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट का ओपी दिया रहेगा और तब आपसे रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे आंसर दे लेंगे। इज इट करेक्ट? चलिए, हो गया ना? इसको हटाएं। अब बोलिए, इलेक्ट्रोड दो टाइप का था, कैथोड और एनोड। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे इसके पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट ना? दिस इज द रीजन कि यहाँ के पोटेंशियल को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या रहना चाहिए? टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? तो क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बोलिए, जिसका जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है उसका तो हो रहा है रिडक्शन, तो नाम क्या रहेगा? यस। और एक इसका हम लोग बोलते हैं RH, नहीं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट हैंड इलेक्ट्रोड में रहता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो क्या हम लिख सकते हैं, जो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो किसी को लूज करना पड़ेगा उतना ही फास्ट। कभी कभी होता है ना कि अगर आपके पास पावर है, कोई कुछ नहीं दे रहा तो छीन लेते हैं। नेचर भाई यही है जनरली, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए बट जनरली ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही किसी का कोई लूज नहीं करना चाह रहा इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स रिएक्शन का तो यही तो फायदा है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर लॉस नहीं करना चाह रहा है और मेरा गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसको मजबूरी में उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, राइट? तो टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कौन सा एजेंट? तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ OA फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, कम से कम इतना से हम लोग को इस टाइप का ऑब्जेक्टिव का कॉन्फिडेंस मिल गया कि एनोड कैथोड का इंडिविजुअल पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसके अंदर जो एजेंट रहेगा उस डब्बा में, कंपार्टमेंट में,
उसका वो पावर का हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। इज इट राइट? मान लेते हैं कि मेरे पास 3 हाफ सेल है, ये हाफ सेल है और सब पे ओपी लिखा हुआ है। ओपी का वैल्यू ए है, हाफ सेल ए। हाफ सेल समझते हैं ना, जहां पे या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है नहीं तो रिडक्शन हो सकता है, राइट? तो 3 हाफ सेल है जिसका नाम है ए बी सी और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट। और तब इन तीनों के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछा गया है। इन तीनों में सॉरी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा गया है। ए बी सी होगा, मुझे लगता है सी बी ए होना चाहिए। नहीं, जिस अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो रिड्यूसिंग पावर बताता है वो, राइट? तो मुझे लगता है कि सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है स्टूडेंट? यस। चलिए, यानी कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, कैथोड और एनोड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ रेडॉक्स हाफ सेल। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स वाई वहाँ के पोटेंशियल को जनरली हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते रहते हैं। और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसके पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते रहते हैं। और एनोड में रिड्यूसिंग एजेंट रहता है और कैथोड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। तो उसके रिस्पेक्टिव पोटेंशियल के वैल्यू से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर निकाल सकते हैं आज के बाद, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है तो। और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ है, मतलब आने का चांस रहेगा। अब यहाँ देखिए, 99% केस में जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप हाफ सेल देखते हैं, हाफ सेल, वो 3 ही टाइप का हाफ सेल मिलता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेटल एंड इट्स आयन, समझ गया स्टूडेंट? सेकेंड मिलता है गैस एंड इट्स आयन। और थर्ड जो हम लोग को काम में आएगा, insoluble salt and its ion। इसका मतलब जितना भी टाइप का इस चैप्टर में हाफ सेल हम लोग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, उसमें 3 टाइप का ही हाफ सेल जनरली हम लोग को देखना है। कौन कौन सा? मेटल एंड इट्स आयन, दूसरा गैस एंड इट्स आयन, और तीसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इट्स आयन। लिखे तो मैं 1 बाय 1 सबको समझाता हूँ। हो गया? फर्स्ट, जो बोलेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। मेटल एंड इट्स आयन में जो मेटल का रॉड बनाते हैं, अगर मेटल का नाम M है तो उसी का आयन लेंगे आज के बाद। जिस मेटल का रॉड बनाएंगे इस टाइप का हाफ सेल में, जिस मेटल का रॉड बनाएंगे उसी का क्रॉसपॉन्डिंग आयन लेंगे। इज इट करेक्ट? इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ सर
कि इस टाइप का हाफ सेल में मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, इज इट करेक्ट? फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल मेटल, जिसका नाम मेटल एंड इट्स आयन दिया हूं, इस टाइप के हाफ सेल में मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, मतलब यहां पे एक्टिव मेटल है, करेक्ट? आप एक नाम सुने होंगे, देखिए तो ऐसा नाम सुने हैं, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो अटैकेबल और नॉन अटैकेबल, अटैकेबल का मतलब है कि उस इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, या तो उसका मास ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो गेन कम हो रहा है, मतलब दैट इलेक्ट्रोड, वो तो इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ है ही, साथ में वो सेल रिएक्शन का भी पार्ट है, करेक्ट? वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है, दैट मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, दैट्स वाई इस टाइप का, यहाँ देखिएगा, इस टाइप का हाफ सेल में मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिएक्शन, और इस टाइप का हाफ सेल में जो मेटल लेते हैं उसी का आयन भी लेते हैं, जो मेटल लेते हैं उसी का क्या लेते हैं, यहाँ पे आयन लेते हैं, करेक्ट ना? एग्जाम्पल के तौर पे डेनियल सेल में पिछले क्लास में दोनों कंपार्टमेंट में इसी टाइप का तो सेल आप यूज कर रहे थे, हाफ सेल, कॉपर उसका आयन, जिंक उसका आयन, राइट? तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, मेटल एंड इट्स आयन, करेक्ट? तो नीचे एक, यस, तो नीचे एक लाइन लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल metal is also the part of cell reaction, in this type of half cell metal is also the part of cell reaction. Metal is also the part of cell reaction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंटरेस्टिंग रहता है कि सर ये तो हाफ सेल है, इसको बनाएंगे क्या, एनोड बनाया या कैथोड बनाया? तो उसका आंसर डेनियल सेल में जिंक एंड इट्स आयन को क्या बनाए थे, एनोड, और कॉपर एंड इट्स आयन को क्या बनाए थे, कैथोड, राइट? इसका मतलब है फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल इसको हम लोग एनोड भी बना सकते हैं और कैथोड भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? अटैकेबल का मतलब होता है ना कि वैसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन का पार्ट है, मतलब या तो उसका मास ज़्यादा हो रहा है नहीं तो कम हो रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रोड ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए नहीं रखा हुआ है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उस पर अटैक हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड इट्स आयन डेनियल सेल में, क्या जिंक का रॉड एज इट इज रह गया है या उसका मास लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा था? इसका मतलब है कि वो क्या था, एक्टिव था। जिंक रॉड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टर्म मैंने बोल दिया था, अटैकेबल, ठीक है? चलिए, तो सब यहाँ देखिएगा, इस टाइप का हाफ सेल कैन बिहेव एज कैथोड और एनोड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। If this one behave as एनोड, प्लीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा, अच्छा ये बात तो लिख ली ना कि फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ओके। अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट? और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज इट राइट? तो एक कौन सा रिएक्शन सर, OHR, करेक्ट ना?
तो अगर OH रहेगा तो इस रिएक्शन के आगे जो पोटेंशियल दिया रहेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, राइट। कौन? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखाने का तरीका आज के बाद ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे दिखाया रहेगा, Mn प्लस, M से Mn प्लस, और एक क्या है, OP है, नहीं। इस रिएक्शन के सामने अगर लिखना रहेगा मुझे, क्या लिखना रहेगा, आप एनोड का रिएक्शन कर रहे हैं तो एनोड का पोटेंशियल लिखिएगा, राइट। और एनोड का पोटेंशियल क्या रहेगा, OP रहेगा। तो उसको लिखने का तरीका Mn से Mn प्लस से M बना या M से Mn प्लस बना। तो भाई जो हो रहा है वही तो दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ मत ऑक्सीडेशन, तो उसका पोटेंशियल का नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, करेक्ट। इतना आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार बोल देता हूँ। और उसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो एनोड को पेपर पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और मेटल एंड इट्स आयन के लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा ऐसे। आप लोग जानते भी होंगे कि सर मेटल और इसके आयन के बीच में एक वर्टिकल लाइन देते हैं, राइट। और ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलिए, फेज बाउंड्री। ये क्या दिखाता है, इसके बीच का फेज डिफरेंस, राइट। ये है लिक्विड फॉर्म में और एक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। तो वन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट फेज बाउंड्री, करेक्ट ना। और जब इसको, इस बैटरी को, हाफ सेल को, एनोड को दिखाने का तरीका ये है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ये तो इतना तो पक्का पता होगा। तो रिएक्शन के सामने ऐसे लिखेंगे और उसको, उस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका रहेगा। और मैं 200% गारंटी हूँ कि आप में से 95% को सेल का रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। वो आगे के मेरे असाइनमेंट में पता चल जाएगा आपको। और जब सेल का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल तो ठीक है, नर्स इक्वेशन जानते हैं, सॉल्व कर लेंगे, बट थोड़ा भी रिप्रेजेंटेशन में उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर वहाँ से आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसे सब कुछ समझिए, जो टेक्निकल बातें हैं, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट, राइट। हो गया ना। और किसी भी हाफ सेल को, यहाँ देखिएगा एक ट्रिक दे रहा हूँ, किसी भी हाफ सेल में ऐसे रिप्रेजेंट क्या रहेगा और क्या हो रहा है, तो उसमें लेफ्ट से राइट आइएगा, पता चल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट से राइट आते हैं तो M से Mn प्लस, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज इट राइट। तो कहाँ से कहाँ जाना है, किसी भी हाफ सेल में क्या हो रहा है उसको चेक करने के लिए किधर से किधर मूव करना है, लेफ्ट राइट, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। लिखिए, इफ दिस हाफ सेल बिहेव एज कैथोड, इफ दिस हाफ सेल बिहेव एज कैथोड, अगर सेम हाफ सेल कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, कैथोड क्योंकि हो तो कुछ भी सकता था, तो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, राइट। तब इसके सामने जो हो रहा है उसी को लिखिएगा। तो क्या हो रहा था, M से Mn प्लस बन रहा था या Mn प्लस से M बन रहा था, यस। तो इसका मतलब Mn प्लस से M, मतलब आपने क्या दिखाया, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया, राइट, करेक्ट ना, यस। और सर अगर कंडीशन स्टैंडर्ड बन जाता तो इसी हाफ सेल का इफ कंडीशन बिकम्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन, इफ कंडीशन ये है एट एनी कंडीशन, इट कंपलसरी कि ऑलवेज हाफ सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन पर रखा जाए, मे और मे नॉट, राइट। तो इफ कंडीशन बिकम्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन, समझते हैं ना, इफ कंडीशन बिकम्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन देन व्हाट, तब यहाँ पे क्या, Mn प्लस से Mn लिखेंगे या E नोट लिखेंगे, बोलते ही नहीं हैं
सबसे बड़ा स्टूडेंट का समस्या यही है। पक्का ई नोट लिखेंगे? अब पढ़ेंगे क्या? सर पढ़ेंगे एसआरपी, पहले पढ़ रहे थे आरपी, राइट, रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसमें एस लगा देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कितना बोलने में बढ़िया लग रहा है नहीं, ये आप जानते हैं पहले से, कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन कैथोड का अगर मेंटेन कर देंगे तो उस टाइम पे जो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज कॉल्ड एसआरपी, राइट, करेक्ट ना? वैसे ही यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसके पहले वाला एग्जाम्पल में जो मैंने दिखाया था, ये क्या था सर? ये ओपी था, राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, करेक्ट। लेकिन अगर कंडीशन को स्टैंडर्ड कर देते, ई नॉट का मतलब, नॉट का मतलब आज के बाद कंडीशन स्टैंडर्ड, राइट, तब इसको क्या पढ़ते? ओपी या एसओपी, फुल फॉर्म, यस। तो अब समझ में आ गया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन पोटेंशियल एंड एसओपी? Oxidation potential is the potential of anode at any condition, but SOP is the potential of anode at a standard condition. Is it right? ठीक है, हो गया ना? इसका मतलब टाइप ऑफ हाफ सेल में पहला टाइप तो समझ में आ गया, मेटल एंड इट्स आयन। अब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि दिस इज द टाइप ऑफ मेटल एंड इट्स आयन? तो मेटल एंड इट्स आयन में जो मेटल रहेगा उसी का आयन रहेगा सोल्यूशन में, और वो मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। इज इट करेक्ट? चलिए इसको हटाया जाए। अब सेकेंड टाइप लिखिए स्टूडेंट, गैस एंड इट्स आयन। क्या लेते हैं? बोलिए। यस, गैस एंड इट्स आयन में जो गैस यूज करेंगे उसी का आयन भी लेंगे, राइट। जो गैस यूज करेंगे उसी का आयन लेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस, और उसका आयन का हाफ सेल, करेक्ट। तो सर कौन सा गैस लेना चाहिए? तो भाई वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्यूल सेल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह जो फ्यूल सेल में क्या जनरेट करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फ्यूल सेल बनाते हैं। उसका लाभ सर बिजली का बिजली मिल गया और पीने का पानी मिल गया, यही है लाभ ना, H2NO2। तो एक्चुअल में हाफ सेल में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की कौन सा गैस लेते हैं, बट आपको समझाने के लिए मेन हेडिंग है गैस एंड इट्स आयन, बट आपको समझाने के लिए मैं एक गैस का एग्जांपल ले रहा हूं। इफ गैस इज हाइड्रोजन, अगर आपका गैस हाइड्रोजन है, ओके एवरीवन, तो अगर आपका गैस हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि सर मेरा गैस अगर हाइड्रोजन है तो आयन क्या लेना पड़ेगा? बोलिए भाई थोड़ा बहुत। गैस हाइड्रोजन है, गैस हाइड्रोजन है, उसका आयन भी हाइड्रोजन लेंगे या H+ लेंगे? पहले डिसाइड कर लीजिए। कॉपर बोलिएगा तो मैं कॉपर 0 समझूंगा, और कॉपर 2 आयन बोलिएगा तो मैं कॉपर प्लस या कॉपर 2+ समझूंगा। जो बोलिएगा वही समझूंगा, ठीक है। तो गैस यस H+ लेंगे, इसका मतलब है कि यार इफ गैस इज हाइड्रोजन, इसका मतलब सर H2 एंड H+, इज इट राइट?
करेक्ट। और अगर गैस हाइड्रोजन है तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। करेक्ट। और शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? He। एग्री ना? क्या लिखेंगे स्टूडेंट? He। और देखिए अगर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया तो आज के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हाइड्रोजन गैस और उसका आयन। लेकिन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं उस कंटेनर का कंडीशन को अगर स्टैंडर्ड कर दिए तब नाम क्या रहेगा? तो सर नाम तो He दे ही दे दिए, आपने दे दिया, अब उसमें एस ही तो लगाना है अगर कंडीशन स्टैंडर्ड रहेगा तो, राइट। तो हम लोग आज से पहले SHE का नाम ऐसा नहीं कि नहीं सुने हुए हैं, बट उसको फिल करना था। SHE क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो विच इज मोर जनरलाइज इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। उसमें का कंडीशन अगर स्टैंडर्ड हो गया देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। करेक्ट। उसका मॉलिक्यूल गैस रहेगा H2 और आयन रहेगा H+। वही तो हेडिंग है। गैस हेडिंग ही में तो लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेडिंग क्या? गैस एंड इट्स आयन। तो मुझे लगता है कि इसका हिंदी यही रहेगा, जो गैस लेंगे उसका आयन लेंगे, राइट। देखिए बातों को तोड़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। पढ़ना था ना, विद्यालय विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, राइट। इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, बातों को तोड़कर समझना। तो एक्चुअली सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बातों को लिखते हैं, बोलते भी हैं, रुकते नहीं हैं। इसमें फर्स्ट टाइम लगता है और बहुत आराम से रुकना पड़ता है। ओके, गैस एंड इट्स आयन, मतलब जो गैस लेंगे उसी का आयन लेना है, इसका मतलब। अच्छा, इफ़ गैस इज हाइड्रोजन, ओके, देन व्हाट इज द सीन? हाइड्रोजन गैस उसका आयन। तो हाइड्रोजन गैस का आयन क्या रहेगा? H+। हो गया, राइट। अगर ऑक्सीजन लेंगे तो उसका आयन लेना पड़ेगा, दूसरा गैस लेंगे उसका आयन लेना पड़ेगा, राइट। और अगर गैस हाइड्रोजन लेंगे तो उसका ऑनर में इसका नाम, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रहेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नहीं, क्या नाम रहेगा? शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? He। और अगर इसके कंडीशन को स्टैंडर्ड कर देंगे तब क्या हो जाएगा? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कितना आपने सब लोग क्लास 12 के बोर्ड के लिए पक्का SHE कितना बार बोले होंगे, राइट। पढ़े भी होंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग द हाफ सेल पोटेंशियल, राइट। चलिए तो भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अब यहाँ देखिएगा, ये मेरा स्पेशल केस हो गया था। स्पेशल केस क्यों? गैस तो कुछ भी ले सकते थे, बट मैंने स्पेशलाइज कर दिया कि अभी मैं गैस क्या ले रहा हूँ? हाइड्रोजन। तो नहीं लगता कि आपका सेल रिएक्शन का पार्ट हाइड्रोजन गैस और H+ रहेगा, क्योंकि नाम ही वही था। इसके रिएक्शन में कोई मेटल आएगा? हेडिंग में वो है ही नहीं, तो कैसे मेटल को लेकर आएंगे भाई? हेडिंग में है नहीं है, तो भाई समस्या क्या क्रिएट हो जाएगा? सर प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग गैस का तो रॉड बना नहीं सकते हैं, और मुझे अगर बैटरी बनाना है हाफ सेल, एंड वी नो दैट कि करंट भेजने के लिए एक रॉड तो कनेक्शन तो रॉड से देना पड़ेगा, राइट। बट क्या इस गैस का आप रॉड बना पाएंगे? गैस का रॉड कैसे बनेगा? लिक्विड का रॉड बनेगा? तो ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे कैसे? सर उसके लिए एक काम किया जाता है कि उसके लिए एक अलग से हम लोग मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और मीडियम में जनरली वैसा मेटल लेते हैं जो अनरिएक्टिव है, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है, जिसके लेने से वैसा मेटल लेते हैं जो मेटल इस रिएक्शन को हिंडर नहीं करे या इस रिएक्शन का पार्ट नहीं बने। तो जनरली देखते होंगे कि हाइड्रोजन गैस एंड इट्स आयन में, या स्पेशली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम लिया रहता है, राइट, दिखाया रहता है। वजह
प्लैटिनम प्लैटिनम लेने का मजबूरी क्या है सर? प्लैटिनम लेने का मजबूरी है कि एक्चुअल में रिएक्शन तो H2 और H+ के बीच में होगा, बट मुझे इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एक कंडक्टिंग मीडियम का रिक्वायरमेंट है, और कंडक्टिंग मीडियम के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे एक रॉड बनाना पड़ेगा हाफ सेल में। तो उसके लिए हम लोग एक मेटल को सेलेक्ट करते हैं, कंडक्टर को, और बट उसमें उस कंडक्टर को लेते हैं जो लेस रिएक्टिव हो, जिसके लेने से वो रिएक्शन का पार्ट नहीं करे, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो, बस जो काम करने के लिए आया हो वही काम करे। तो प्लैटिनम का यहाँ पे रोल क्या रहेगा? इज इट प्लैटिनम इज द पार्ट ऑफ द सेल रिएक्शन? ऑब्वियसली नॉट, प्लैटिनम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। प्लैटिनम का यहाँ पे रोल रहेगा हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को तोड़ना, एटम में कन्वर्ट करना, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को भेजना, करेक्ट, कंडक्टिव सर्किट को कंप्लीट करना। बट यहाँ पे प्लैटिनम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। एग्री स्टूडेंट? तो ए गैस एंड इट्स आयन बिहेव एज ए व्हाट? तो सर गैस एंड इट्स आयन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इट कैन बिहेव एज एनोड एंड ऑल्सो इट कैन बिहेव एज कैथोड, करेक्ट। तो आज के बाद कोई पूछेगा हाफ सेल कितने टाइप का, तो ये मत बोल दिएगा कैथोड और एनोड। हाफ सेल कितने टाइप का, तो ऐसे बोलना है मेटल एंड इट्स आयन, गैस एंड इट्स आयन, इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इट्स आयन। और मेटल एंड इट्स आयन बोलने के बाद बोलना है कि मेटल एंड इट्स आयन दिस इज द टाइप ऑफ हाफ सेल। अब इसको आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं, राइट। गैस एंड इट्स आयन इट कैन बिहेव एज कैथोड एज वेल एज एनोड, करेक्ट। लिखिए इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड behave as anode, if hydrogen electrode behave as anode, तो अगर एनोड के जैसा बिहेव करेगा मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट। और तब यहां पे क्या लिखेंगे, H+ से H2 या H2 से H+? H2 से H+। इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा H2, और हाफ सेल दिखाने के लिए अगर गैस है तो उसका प्रेशर को यहाँ पे बताना है, लिखना है H2 के बाद स्मॉल ब्रैकेट में PATM, और H+ इसे कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखना है। अगर कॉन्सेंट्रेशन C है तो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो सर मैंने तो लिख दिया, बट वैसा कोई भी बैटरी, वैसा कोई भी हाफ सेल जिसे मेटल तो ही आता है बट मेटल इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, उस मेटल को या तो सबसे लेफ्ट में रखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, या तो सबसे राइट में। तो एनोड में LHE में सबसे लेफ्ट में प्लैटिनम को लिखना चाहिए, ये रूल है, कन्वेंशन है, ठीक है। तो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है इसके साथ हो रहा है, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व है रिएक्शन, इस रिएक्शन के थ्रू। बट प्लैटिनम का यहाँ पे रोल क्या रहा है? प्लैटिनम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसको लेकर कहाँ भेजाएगा? कैथोड में भेजाएगा, ये राइट। तो आज के बाद कोई भी वैसा रिएक्शन जिसे मेटल इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, इसको शायद नोट भी कर लेना चाहिए आपको। एनी रिएक्शन इन विच, लिखिए तो, एनी रिएक्शन इन विच मेटल इज नॉट द पार्ट ऑफ, एनी रिएक्शन इन विच मेटल इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन then in half cell representation it should be in leftmost in LHE and it should be in rightmost in RHE. Then it should be in लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे लेफ्ट में रहेगा, ठीक है।
लेफ्ट मोस्ट इन LHE एंड इट शुड बी इन राइट मोस्ट, मतलब सबसे दाहिना, सबसे बायां, राइट, एंड इट शुड बी इन राइट मोस्ट इन RHE, करेक्ट ना। तो आपको नहीं था कि बोर्ड के एग्जाम के लिए आप ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पक्का देखे होंगे भाई। अब समझ में आ गया कैसे क्यों लिखा रहता है। यस, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहिए। इतना तो काम कर लिए, अब यहाँ पे अगर एक लाइन लिखते हैं तो काम बन जाएगा। क्या एनोड का काम कर रहे हैं, एंड इफ कंडीशन इज, बोलिए सर, इफ कंडीशन इज स्टैंडर्ड, राइट, स्टैंडर्ड कंडीशन, तब जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या रहेगा, E0H2 से H+, और E0H2 से H+, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये ऑक्सीडेशन किस कंडीशन पे हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो इसको OP बोलें या अब SOP बोलें, SOP, यस SOP बोलेंगे। और उस टाइम पे जो मेरा हाफ सेल रहेगा, उस हाफ सेल का नाम क्या रहेगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, राइट। ये लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया, बस आज इतना ही पढ़ाऊँगा, इस यहाँ तक पढ़ाकर छोड़ दूँगा, तो जल्दी लिख लीजिए। हो गया ना स्टूडेंट। कैथोड, कैथोड में क्या होगा, H+ कन्वर्टेड टू हाफ H2, राइट, H+ कन्वर्टेड टू हाफ H2। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, यस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। और इस हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो सर H+ कॉन्सेंट्रेशन C देंगे और H+ से H2 वजह, सर आपने सिखाया कि ऑलवेज लेफ्ट से राइट जाएंगे तभी पता चलेगा क्या होगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो +1 से 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, राइट। लेकिन ये तो हो गया कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, बट इलेक्ट्रॉन भेजेंगे किससे, तो मीडियम रहेगा प्लेटिनम, राइट। तो ये जो आप रिप्रेजेंट किए वो RHE को रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। यहाँ जो रिप्रेजेंट किए थे वो किसको रिप्रेजेंट किए थे, LHE को, इज राइट। तो उसी बात को मैं लैंग्वेज दिया था कि LHE में प्लेटिनम सबसे लेफ्ट में रहेगा, RHE में प्लेटिनम सबसे राइट में रहेगा। अब अभी क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछेगा व्हाट द रोल ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम का क्या रोल है, आपका आंसर क्या रहेगा, यस, बिकॉज गैसेज आर नॉन कंडक्टिंग, इसका रॉड बना नहीं सकते हैं, तो इट प्रोवाइड व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर, फॉर मीडियम ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट, फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट, पहला रोल। और सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इट प्रोवाइड significant amount of surface area for the process of adsorption of hydrogen, so that hydrogen molecule converted into atom, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायरेक्ट H+ में जाएगा या पहले एटम में ब्रेक होकर रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन सब लोग पढ़े होंगे, ये दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन आप जानते होंगे, CH2 NiH2, राइट, पढ़े हैं ना। कभी सोचे कि इसमें निकल का रोल क्या रहता है, अभी मैं बोले सर निकल इज कैटलिस्ट, ऑब्वियसली कैटलिस्ट, बट निकल के सरफेस पे पोर रहता है, और आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना भी है, और उस पोर का साइज
उसमें एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे प्लेटिनम का सरफेस या निकल का सरफेस प्रोवाइड नहीं करेंगे इस टाइप के हाफ शेल में, गैस एंड साइन में, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने में, एटम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 600 डिग्री पे हीट करना पड़ेगा। और आप ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे जिसको पहले हीट कर रहे हैं 600 डिग्री पे? ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे प्लेटिनम का दो रोल, एक तो एक कंडक्टिंग बिहेवियर को करेगा, मीडियम देगा, दूसरा ए वेरी लेस रिएक्टिव है, और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड द सरफेस एरिया सो दैट फॉर द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, सो दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एटम। करेक्ट। और इस केस में यहाँ देखिए, हम लोग कहाँ पे लिख रहे थे? ओके, RHG, ओके ओके, हाँ, कैथोड। तो यहाँ, अब यहाँ पे कंडीशन को, ये तो हो गया, और यहाँ का कंडीशन को अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए, अरे E0 H प्लस से H2, तब क्या बोलेंगे? SRP, राइट। तो सर कंडीशन स्टैंडर्ड करने का मतलब, कंडीशन जैसे ही स्टैंडर्ड करते हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1m और H2 का प्रेशर 1 atm, इज इट राइट? और टेम्परेचर उस कंटेनर का 25 डिग्री C। तो कल का क्लास में यहाँ से SHE से ही स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।